देखिए, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बात करेंगे हम लोग। इट्स ए वेरी गुड एंड इजी चैप्टर। देखिए, तो पहले इस चैप्टर थोड़ा सा ओवरव्यू बारे में बात कर लें। क्या ऐसा कह रहा है ओवरव्यू? तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बात करना है हम लोगों को, ठीक है। इस पे क्या थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम लोग तो दिखेगा। हमें क्या करना होगा, पहले देखना होगा हम लोगों को इसका फीचर्स देखना है, क्या कैसे कंपनी के फीचर क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोगों को कवरेज करने हैं, हम लोगों को कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी कवर करनी होगी यहाँ पर। फिर इनकॉर्पोरेशन कंपनी कैसे करना होगा, शेयर कैपिटल, शेयर्स, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस बारे में चर्चा हम करेंगे इसमें कंपनी एक्ट में। अगर इस बात करें, अगर फीचर्स में हम लोग पूरा इसका सेपरेट लीगल सब समझेंगे इसके बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और कि कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होती है, इसका अपना खुद का पर्सनल अस्तित्व होता है, कॉमन सील होता है, आर्टिफिशियल जुड़े पर्सन होती है। जब बात करेंगे हम लोग, अगर कॉर्पोरेट वेल की बात करें तो डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर और वेल कैन लिफ्टेड टू डिसरिगार्डेड सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ये, ठीक है, अपने आप में अलग सेपरेट होता है जैसे फॉर्म। और अगर इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो रजिस्टर्ड कंपनी विथ आरओसी, ठीक है, और रजिस्टर ऑफ कंपनी, आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलना होता है कंपनी को, क्या जरूरी है, कंपनी को क्या जरूरी होता है, कंपनी को, किस कंपनी को रजिस्टर कराना जरूरी है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है, और किस कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने का भी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, ठीक है। ये चर्चा हम लोग करेंगे दोनों में। और कोई कंपनी ऐसी होती है जो खाली बस इनकॉर्पोरेशन कर दीजिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट सर्टिफिकेट नहीं जरूरत पड़ता है, वो भी हम चर्चा करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। फिर इनकॉर्पोरेशन कंपनी में देख लिया। फिर फॉर इजी फाइंडिंग फॉलो स्पाइस, ठीक है, देखेंगे हम लोग। शेयर कैपिटल में देखेंगे नॉमिनल इशूड कॉल्ड पेड अप सब्सक्राइब क्या क्या होता है, और शेयर्स में हम लोग इक्विटी डिफरेंस क्या समझेंगे, एमओए बारे में कंपनी क्या डिफरेंस ऑब्जेक्ट समझेंगे, इसके कंपनी के वर्क वगैरह जो बताए जाते हैं, कंपनी नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिफाइंड, सब हम लोग समझेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बताएगा हमको। और आर्टिकल क्या होता है, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा, उसमें डिफरेंस समझेंगे इसका हम लोग, कंपनी का क्या पावर दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, इसका उसमें कैसे बनता है, ये हम इतना चीज हम लोग कवर करना है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म राइट है और विद द डिफरेंशियल राइट में रूटीन राइट दोनों पढ़ना होगा हम लोग को, जो कि इसकी शेयर बारे में होंगे कि राइट हो राइट नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए इतनी चीजें हम लोगों को कवर करनी है यहाँ पर। एक शॉर्टकट में हमने देख लिया, कंपनी अपनी सारी चीजें बताई गई हैं। अच्छा तो अगर आगे बढ़े तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें पहले, तो देखो स्टानामिका देख पा रही, सुन पा रही नहीं, आयुषी देख पा रही, सुन पा रही हो, ईशा देख पा रही, सुन पा रही हो? यस सर, आ रही है। ठीक है, अब समझ गई हम किस कॉल किए थे? अच्छा ना, निकालना समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम कुछ सोच के करते हैं, जब भी करते हैं तो एक बार में चार्ज चलता है ना हमारा। द कंपनी कह रहा है आपसे, द कंपनी एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to companies. The company act 2013 was preceded by the company act 1956. पहले क्या था देखो, पहले कंपनी एक्ट 1956 चला करता था, उसके बाद क्या लागू हो गया, कंपनी एक्ट 2013 लागू आया हो गया, ठीक है। 1956 एक्ट जो है काफी दिन तक, कई सालों से चला, 2013 के बाद से बदला, अमेंडमेंट उसमें किए गए। अब क्या लागू हो रहा है, अब हम लोग 2013 ही लागू कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं लगातार, 16, 15, 16, 17, 18 लगातार इसमें अमेंडमेंट होते जाए, वो हम लोग देखेंगे आगे। Due to change in the national and international economic environment and to facilitate the expected and the growth of the company, यानी कि बहुत तेजी में जो चेंजिंग आ रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, उसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनी एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया चलो भाई कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस कर दिया जाए, हालांकि इसके लिए बहुत सालों से काम चल रहा था, ठीक है, तब जाके पूरा हुआ था ये। द कंपनी एक्ट 2013
कंटेंट 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इस नए वाले कंपनी 2013 के अंदर क्या है बेटा, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स भी है। The entire act has been divided into 29 chapters में बांटे गए हैं। Substantial part of the act in the form of company rules. Company Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulation, standards, and the interest of minority investors, and for the first time legislates for the role of the वेस्टर्न फ्लोर एंड द प्रोविजन। इन सबको ध्यान में रखते हुए सबकी कवरेज करने के लिए उन्होंने एक्ट को अमेंडमेंट लाया किया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, किस पर एप्लीकेबल होगा। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, क्या बोला, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, किस अप्लाई होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो कंपनी इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब कि जिस अस्तित्व में आई है, ओपन की गई, रजिस्टर्ड की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है 2013 के अंतर्गत, या कोई अदर प्रीवियस, यानी प्रीवियस में क्या था 1956 था, वो साफ साफ कहीं इंडायरेक्टली कह रहा है कि या तो 2013 के तहत या फिर उसके पहले जो भी लॉ चल रहा था उसके किसी भी लॉ के तहत आप कंपनी रजिस्टर है, कंपनी है, इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो उसके ऊपर क्या है कंपनी सॉरी एप्लीकेबल रहेगा। सॉरी, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। दूसरा सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द provision of the said act are inconsistent within the previous of the Insurance Act 1938 and of the IRDA Act 1999। यानी कि आपको बताया गया कि इंश्योरेंस कंपनी में लागू होगा, लेकिन किसको छोड़ करके, जो कि क्या किया एक्ट के तहत जो है ये कंपनी पर लगता है, इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी एक्ट या IRDA के तहत लागू होता है कि उसको वो गवर्न करेगा, वो रेगुलेट करेगा। बैंकिंग कंपनी except where the provision of the said act are inconsistent with the provision of the Banking Regulation Act 1949। यानी कि इसके साथ से क्या बता रहा है, इनके ऊपर अब बैंकिंग कंपनियां हैं, बैंकिंग में लगेगा, लेकिन अब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आ रहे हैं 1949 के तहत आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके। फिर कंपनी इंगेज्ड, यानी इन सब पर क्या बता रहा है यार एप्लीकेबिलिटी, इन सभी को 2013 का कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सारे रूल्स यानी सारे जो दिए ना 470 सेक्शन 7 शेड्यूल सब इन लोग एप्लीकेबल हो जाएगा, सब फॉलो करना पड़ेगा इन लोग को, जो इनके पर एप्लीकेबल होता होगा, जिसमें अंदर आते होंगे। कंपनी इंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लागू होगा, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द अबव आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 उनको छोड़ करके। एनी अदर कंपनी पर जो कि गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट एट अ टाइम बीइंग द फोर्स, जिस समय जो टाइम जो चल रहा हो है उसके तहत जो फोर्स के तहत जो कंपनी गवर्नमेंट की जाती है सब पे लगेगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट और टाइम बीइंग फोर्स, उस समय जो फोर्स में हो, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन वो देगी कि किस पर लागू कर रहा है कंपनी पर, यानी इन जगहों पर कंपनी एक्ट 2013 लागू एप्लीकेबल होगा। यहां तक सुन पाई, समझ पाई, बोलो स्टॉप। अनामिका, ईशा, आयुषी, यहां तक क्लियर हो पाया? ठीक है, कुछ चेंज हुआ? दिस इज द टेक्निक, तो उसमें चलते रहो फिर, क्योंकि ये ठंडा होने लगा। मीनिंग, अब बात करते हैं कंपनी के मीनिंग एंड इट्स फीचर्स के बारे में। मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, a corporation is a artificial being, invisible, intangible, existing only a contemplation of law, being a mere creation of law. It possesses only those properties which the Charter of
its creation confirmed upon it, either expressly or as accidental or its very existence। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, कंपनी के बात बताया जा रहा है। कंपनी क्या है, जस्ट लाइक एक लीगल एंटिटी है जो कि लॉ के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है और खत्म भी क्या होगा, लॉ के द्वारा ही होगा। इसका एग्जिस्टेंस में आती है कंपनी लॉ के द्वारा, और कंपनी क्लोज भी होती है तो एज पर लॉ ही क्लोज होती है। अपनी मसली कभी बंद कर दो तो सब कुछ यानी एक तरीके से पूरा पूरा एक लीगल फॉर्मेलिटीज कवर करना पड़ता है। लॉ का क्रिएशन है, लिखा ना, क्रिएशन ऑफ द ऑफ लॉ। अब इन अदर वर्ड्स प्रोफेसर हेनन ने कहा कंपनी क्या है, इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है व्हिच एन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी लॉ ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया। हालांकि कंपनी का अपना क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी है ना। कंपनी जब लीगल सेपरेट एंटिटी होती है जो कि लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है, इसका अपना पर्सनली वैल्यू होती है, लेकिन ये पर्सन जाने में आता है बट ये आर्टिफिशियल, क्योंकि लाइफ तो है नहीं भाई। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो तो नेचुरल पर्सन हो जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या कही जाएगी आपके लिए, आर्टिफिशियल पर्सन कही जाएगी। तो क्या होता है, हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल ससेशन एंड द कॉमन सील। इसका क्या होगा, अपनी सार मुद्रा होती है, कॉमन सील होता है, मोहर होती है अपनी खुद की। दिस डेफिनेशन सम ऑफ द मीनिंग इज एज वेल एज फीचर द, यानी इस डेफिनेशन में क्या होगा, आपका कंपनी का डेफिनेशन साथ साथ फीचर भी बता रहा है। यही कंपनी के फीचर भी होते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लॉ क्रिएट होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, इसका एक कॉमन सील होता है, सब क्या उसके फीचर भी हैं। यही उन्होंने डेफिनेशन बता दिया। अच्छा, however the act define the terms company bit differently. Section 220 the company 213 defines that the term company means a company incorporated under this act or under the previous company law। 13 के तहत 2013 के तहत या इसके पहले के तहत जो भी लागू हुआ हो। as we shall progress under the chapter the meaning of the term company will be understood by the, ठीक है, तो समझ गए आप लोग स्टूडेंट लोग। फीचर्स कंपनी क्या है, जो भी पीछे बढ़ा सामने वही चीज दोबारा आ गया। कंपनी क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसका परपेचुअल ससेशन होता है, अस्तित्व है यहाँ पर। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तुम जानते हो कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना। और सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी बेटा हमेशा क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, यानी कंपनी के टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। ये आपने अब कंपनी अपने आप में अलग है, सेपरेट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। जो भी इंडिया पास करेंगे, जो भी डिसीजन लिया जाए, कंपनी अपने आप में अलग है। उसके ओनर जो अलग है, मालिक जो उसके अलग हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स अलग है और ट्रीटमेंट अलग होगा, और कंपनी अपने आप में अलग चलेगा। सब कुछ कंपनी के लिए सेपरेट होता है, ये अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कहते हैं परपेचुअल क्या है, मेंबर्स में डाई और चेंज बट कंपनी गोज ऑन टिल द वर्ल्ड वाउंड अप ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। देखो मेंबर्स क्या हम कंपनी के मर सकते हैं और चेंज बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी कभी मरती नहीं है, गोज ऑन हमेशा चलती रहेगी जब तक कि इसको आप वाउंड अप, इसको बंद ना कर दें। क्या बोला मैंने, जब तक आप कंपनी को बंद नहीं कर देंगे तब तक कंपनी क्या होगी, चलती रहेगी। कंपनी ना कभी मरती ना कभी बदलती है जब तक इसको आप बंद ना कर दें। ये इसका क्या है, इसको बोलते हैं, इसका परपेचुअल ससेशन का होता है। जैसे अगर कंपनी बात करो तो धीरूभाई अंबानी की क्या थी, रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, धीरूभाई अंबानी नहीं रहे तो रिलायंस कंपनी है ना। अब उसके प्रमोटर कौन हो गए, उन्हें कौन हो गए, प्रमोटर कौन उसके इस समय, मुकेश अंबानी हो गए। ठीक है, अब मुकेश अंबानी में नहीं रहेंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी चलती रहेगी जब तक कंपनी को आप बाउंड अप नहीं, बाउंड अप मतलब बंद करना, क्लोज नहीं करेंगे कभी लीगल तरीके से, तब तक वो अस्तित्व में रहेगी, कभी बंद नहीं होती। लायबिलिटी क्या होती है, कंपनी की हमेशा लिमिटेड होती है। The liability of members depend upon the kinds of company of which it is the member. We know that the company is a separate entity which is distinct from the members. ये अपने members से डिफरेंस करती है। और ये क्या, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, the debts of the company in totality do not become the debt of the shareholder. ठीक है, the liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value shares held by them. In no case can the shareholder be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. यानी कि यानी मतलब ये, अगर 100 रुपए कंपनी का शेयर है तो शेयर होल्डरों की लायबिलिटी क्या है, 100 रुपए। उनको 100 रुपए पे करना है,
बस। या अगर 100 में 80 पे किया है उन्होंने तो 20 बचा अनपेड, जो उनका अनपेड रहेगा बस वही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। 100 का शेयर है, उसकी वैल्यू 100 की है, 100 रुपए ही पे करना है शेयर होल्डर को। मान लो कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा हो गई, बाहर क्रेडिटर ज्यादा हो गए, तो उनको 100 तक ही मिलेगा, शेयर और नहीं मांग सकते, क्योंकि लायबिलिटी वही लिमिटेड है। जितना टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जितना शेयर कैपिटल पे किया वहां तक लायबिलिटी लिमिटेड है। यानी कि अगर मैक्सिमम लॉस होगा, जैसे कि अगर पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप होता है, इस सिचुएशन में अगर लॉस होता है तो कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है और उनका पेमेंट कर दिया जाता है बकायेदारों का। और घट जाए तो पार्टनर्स का या प्रोप्राइटर उसका पर्सनल घर मकान भी क्या होता है, प्रॉपर्टी सेल आउट करके उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड है, यानी कि फॉर्म के अलावा घर से भी ले आएंगे पैसा बेच बाज के। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में आपका जितना आपने शेयर्स पर आपने पेमेंट करना है, 100 रुपए मतलब शेयर है, 100 पेमेंट करना है बस, 100 तक, टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बस। अगर 120 की लायबिलिटी हो गई कंपनी की और शेयर कैपिटल 100 का था तो 100 ही शेयर होल्डर रहेगा। 20 रुपया उसके घर से नहीं लाया जाएगा, भले उसके पास है प्रॉपर्टी भी है, नहीं मांगा जाएगा। कि जितना कैपिटल लगा, यानी मैक्सिमम लॉस किसी का अगर हो सकता है तो कितना, जितना उसने पेड अप शेयर कैपिटल किया है बस। लायबिलिटी उसकी वहीं तक लिमिटेड है, उससे ऊपर लायबिलिटी रहेगी तो जिसका बकाया वो सहेगा, उसको पेमेंट नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब होता है कंपनी की लायबिलिटी क्या है, हमेशा लिमिटेड रहेगी, जितना कैपिटल पर पे कर दिया है उससे ज्यादा लायबिलिटी की नहीं रहेगी। स्ट्रैटेजी क्लियर हुआ, अनामिका क्लियर हुआ क्या मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का होता है? कंपनी एक्स्ट्रा कभी मांगेगी नहीं। इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द मेंबर। हाँ नो सर बोली, यस सर बोली, क्या बोली? नो सर। तो क्या तो अपने मन से बोलोगी या हमको जब कहेंगे तब बोलोगी? हम तो सर नहीं बोले हमने। तो बताओगी तब तो हमको, जब हम तो मान चल रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप जब हमको रोकिएगा आप तब तो मानेंगे। तो हम बीच में बोलते पूछते रहते हैं आपसे, बताइए बताइए क्लियर है ना? जहां ना है वहां हमको रोक दिया करो, ताकि हम उसको फिर तुमको और अच्छे डील कर, दूसरे रास्ते डील कर दिया करें। देखो लिख के कर देते हैं। अगर तुम नहीं बोलोगी, हम तो मान चले आपको दिक्कत नहीं, आप समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ जाएंगे, तो उसमें नुकसान आपका है, आप हमको रोक दिया करिए पर। देखो अगर कंपनी है, मान लो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है पब्लिक से, फाइनेंस आता है, पैसा आया, इशू आया, शेयर आया, मान लो 100 रुपए का क्या हो गया, शेयर कंपनी ने इशू कर दिया। तो जो शेयर होल्डर है जिसने से क्या किया है, शेयर में पैसा लगाया है, वो क्या है, शेयर होल्डर है। उसको बोलेंगे, उसका नाम क्या देंगे, शेयर होल्डर नाम देंगे। उसने शेयर पर पैसा लगाया, 100 रुपए कंपनी में लगा दिया है, ठीक है। शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यही क्या होते हैं, उसके ऑनर होते हैं। अच्छा, क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है। अब मान लो कंपनी इसमें बिजनेस कर रही है और कंपनी को इसमें बकाया लॉस हो गया, लॉस होते होते कोई लायबिलिटी आ गई, 120 पे कंपनी की लायबिलिटी आ गई, 120 पे करना है। भाई शेयर 100 रुपए का था, तो 120 का बाहरी लोग को उसकी पेमेंट करना है, मान लो कंपनी लॉस में आ चुकी है, तो अब इनकी लायबिलिटी क्या हो गई ना, लिमिटेड है। यानी इनका अगर शेयर 100 रुपए दिया इन्होंने तो बस 100 रुपए तक ही देंगे। अगर 120 पे देना, वहां लिखा था क्वेश्चन में कि कंपनी नेवर आस्क बियॉन्ड द, लिखा था ना कंपनी आपसे आप आगे नहीं मांगेगी पैसा। यानी कि अगर 120 पे देना रहेगा, किसी मतलब किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना रहेगा, उसे बकाया है, तो उसे क्या मिलेगा, 100 पेमेंट था बस उसको 100 ही दिया जाएगा, बस 100 पेमेंट हो जाएगा। 20 रुपए ये लॉस क्रेडिटर को सहना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या होगा, भले शेयर होल्डर के पास और पैसा है, ओनर जो है उनके पास और भी पैसा ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लोग नहीं ले सकते हैं, उससे मांग सकते हैं कि उसका लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड। जितना उसने 100 रुपए किया है, अगर मैक्सिमम डूब सकता है 100 ही डूब सकता है, तो इससे अधिक लॉस हुआ है अगर, तो जिसने लॉस हुआ उसको वो सहेगा, बाहरी व्यक्ति सहेगा, हमसे नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। इनकी लायबिलिटी क्या है, 100 तक। मान लो इस 100 में से क्या किया, 100 रुपए शेयर हो, उसने 80 पे किया है खाली, अभी 20 रुपए फाइनल कॉल का बाकी है, आपने शेयर पढ़ा है, 20 रुपए फाइनल कॉल अभी बाकी है। जब फाइनल कॉल बाकी रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, जब 20 पर लायबिलिटी हो गई है, 20 पे आउट दे देगा, 20 पे प्लस कर देगा उसमें उसको। भाई जितना मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है, अगर 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए के लिए ही वो लायबल है, 100 से ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है 100 तक ही, बस 100 ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते उससे। जस्ट कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है। वही पार्टनरशिप फर्म रहता तो उसका पर्सनली घर मकान बेच के क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिटर पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, पीछे से ला के दो उसको,
जिसको उधार पेमेंट करो तुम, करना पड़ेगा, भले दिवालिया हो जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अगर लॉस हो भी गया तो शेयरहोल्डर मैक्सिमम क्या होगा? बस 100 ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब क्लियर है तो बता दो, नहीं तो और तीसरा रास्ता अपना है। क्लियर है सर। क्लियर है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा जी तो ऐसे बोले डरा रही है हमको। ईसा डराओ मत, छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे बोल रही हो तुम? बड़े बच्चे। चलिए, अब इसमें कहा गया इन केस ऑफ द गारंटी बाई लिमिटेड बाई गारंटी। एक तो हो गया था आपका लिमिटेड, क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी जिसमें डेट था, लिमिटेड बाई शेयर्स थे। एक क्या है? पेड अप कैपिटल। और एक आ रहा है लिमिटेड बाई गारंटी, ठीक है। द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटी बाई देम एंड टू डू ओनली व्हेन द कंपनी गोज ऑन द लिक्विडेशन। तब जब जितना भी उन्होंने गारंटी लिया है, अगर लिमिटेड गारंटी है तो जो शेयर होल्डर ने जितनी गारंटी लिया है वो उसका यूज करेंगे। कब? जब कंपनी लिक्विड होगी। लिक्विडेशन मतलब होता है, दिख रहा है आपको, क्लोज, कंपनी बंद होना, क्लोज डाउन। जब कंपनी बंद होगी, लिक्विड होगी, उस समय यूज करेंगे जो गारंटी लिए थे। तो कितना? जितना गारंटी लिए थे उतना ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। However, it is an unlimited company, the liability of its members are unlimited as well. अगर कंपनी आपकी क्या रहेगी? अनलिमिटेड कंपनी है तो आपकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी? आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। लेकिन अब इंडिया में क्या है? अनलिमिटेड कंपनी ओपन नहीं होता है, ठीक है, ये भी जान लो, अभी आगे बताएगा, ठीक है। यहाँ समझा जरूर दिया होगा करके, लेकिन इंडिया में जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंपनी लिमिटेड कैपिटल होती है। या तो दो होता है, या तो होगा लिमिटेड बाय शेयर्स, कैपिटल शेयर, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी, दो होगा, अनलिमिटेड नहीं होता। अब बता रहे हैं आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये क्या कह दिया आपसे? कंपनी क्या है आपके लिए? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। यानी कि देखो कंपनी का अस्तित्व क्या है, इसका वो आती भी है, कंपनी क्रिएट होती है, यानी इनकॉर्पोरेशन होता है क्या? लीगल तरीके से। कंपनी बंद भी कैसे होती है? लीगल तरीके से। इसका सब कुछ क्या होता है? लीगल तरीके से। इसे कहा गया कंपनी इज अ लीगल पर्सन है। इसका हर कुछ सारा काम धाम बस लॉ संबंधित है, बिना लॉ के कुछ भी नहीं है ये लोग, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन सील कंपनी क्या होता है? पर्सन होती है, बीइंग विद द बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, therefore its work through the agency of human being. common seal is the official signature of a company. कंपनी का अपनी सारा मुद्रा होती है, हिंदी में लिखा होगा आपके इष्टा जी। कंपनी क्या है? कॉमन सील होती है, एक मुद्रा सारा मुद्रा लगा रही है हर जगह अपनी, अफिक्स बाय द ऑफिसर, या उसका हर कंपनी का एक मोहर होता है ना, मोहर बन जाता है, उसको बोलते हैं कंपनी कॉमन सील, सब पे यूज किया जाता है। इसको क्या होता है? हाँ, ये क्या है? नेचुरल पर्सन तो हो नहीं पाएगा, ये आर्टिफिशियल है ना, पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं। इसलिए क्या इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है, कौन सी होती है? मोहर होता है, जो सब पर कहता है ना कि उसका डायरेक्टर साइन करेगा, मोहर क्या है? कंपनी नाम रहेगा, डायरेक्टर मोहर का नाम नहीं रहेगा। जो भी मोहर रखता है वो डायरेक्टर नाम, प्रोवाइडर नाम नहीं रहता कंपनी के, वो कंपनी का मोहर रहेगा, और साइन क्या करेगा? उसको डायरेक्टर करेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन सील है उसका, ठीक है इष्टा जी। यस सर। चलिए, फिर क्या बोला उसके बाद इन्होंने? काउंसिल के बाद आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। क्या है भाई आपका कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी? बहुत आसान है, हम लोग साइंस कर रहे हैं, हम लोग बहुत इजी चीज कवर कर रहे हैं हम लोग। कॉर्पोरेट वेल्थ रेफर टू अ लीगल कॉन्सेप्ट whereby the company is identified separately from the members of the company. ये कंपनी अपने आप में, आप लोग सीखे हैं ये शुरू से, यहाँ फॉलो होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? एकदम ज्यादा हो गया, सेपरेट, हम सामने थे ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया इसमें आपको कि कंपनी क्या है, अपने आप उसमें लीगल कॉन्सेप्ट इसका है, लग रहती है, सेपरेटली यूज किया जाता है। द टर्म कॉर्पोरेट वेल्थ refer to the concept that members of a company are
shielded from liability connected to the company's action. If the company incur any debt or contravenes any law, ठीक है, the corporate wealth concept implied that the members should not be liable for those error. In the other word, they enjoy corporate insulation. यानी कि देखो, अगर कोई डेप्ट बकाया हो गया उसके ऊपर या कोई कंपनी ने कोई गलती कंट्रावेंशन कर दिया है तो उसके मेंबर इसकी जिम्मेदार नहीं होंगे। ये कंपनी अपनी खुद लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, जिम्मेदार कंपनी होगा, एक्शन कंपनी के खिलाफ लिया जाएगा, कंपनी बंद करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके मेंबर्स को कुछ नहीं करेंगे, उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंजॉय करता है कंपनी, कॉर्पोरेट इंजन का मजा लेता है। मान लो जिसकी कंपनी है, अगर कुछ गलती हो भी गई तो वो तो क्या होगा, सजा भी किसको होगी, कंपनी को होगी, और कंपनी को बंद हो जाएगा, उसके मेंबर्स को कुछ नहीं कर सकते हैं। यही केस बता आपका था द सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें केस लॉ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। यानी कि 10 वो लिखा है, तो यहाँ लिखा है बात, the shareholders are protected from the act of the company। यानी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक्ट से क्या है, हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं। यानी कि बहुत होगा, जो भी कंपनी कोई गलत काम करी, कोई बकाया चढ़ जाए किसी के ऊपर, तो कौन उसका सीधा फैसला कंपनी को, कंपनी सहेगी, जो सजा है कंपनी को मिलेगा। ठीक है, वो तो कंपनी को मिल जाएगी, लेकिन मेंबर्स उसके प्रोटेक्ट रहेंगे हमेशा, शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्ट रहेंगे उससे, क्योंकि उनसे सेपरेट है। ये कॉर्पोरेट अपना मतलब इश्यूरी क्या होती है उसकी, सेपरेट होती है। कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट, कॉर्पोरेट अपना अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, तो काम कंपनी कर रही है, मोर कंपनी का लग रहा है, तो फिर जो भी गलत होगा, कुछ अगर कंट्रावेंशन हुआ है तो सजा भी कंपनी को मिलेगी, उसके मेंबर्स शेयरहोल्डर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इन दोनों को नहीं मिलेगा। ठीक, आगे अब ये जो इंपॉर्टेंट केस था आपका सोलोमन वर्सेस सोलोमन के हिसाब से, लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वेल्थ इन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट केस था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, हाउस ऑफ द लेट डाउन द कंपनी इज पर्सनल। इसमें बताया कि इस केस में कि मेंबर्स अलग है, कंपनी में अगर कोई ऐड कर दिया होगा सजा किसको मिलेगी, कंपनी को मिलेगी। यही फैसला आया था इस वर्ष केस में। तो जो जिस केस में कभी केसला क्या होता है, कोई केसला अगर आता है, केस चलता है और उसमें कोई अगर फैसला आता है, 10 साल का फैसला दिए हुए हैं कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है, तो वही आगे क्या बन जाता है, जो फैसला आया है ना जिस केस पर, तो वही आगे के लिए लॉ बन जाता है। भाई उसी का लोग डिफरेंस दिया करते हैं कि भाई इस केस सिचुएशन में ये फैसला कोर्ट ने दिया था, तो उसी बिहार पर आगे क्या हो जाएगा, वो केस लॉ बन गया, इसको कहते हैं केस लॉ बन गया। अब आगे वो केस पर लॉ बन गया, अब उस टाइप का कोई दोबारा कोई अगर हरकत होगा तो यही वाला फैसला होगा जो इसमें फैसला भी हुआ है। तो एक फैसला करने में जो लोग करते हैं, कि आज कुछ तो कभी कुछ, जो फैसला होता है वो आगे क्या बन जाता है, केस लॉ बन जाता है। उसे यही कुछ बताया गया था इसमें। कंपनी क्या है, सेपरेट है, उसके मेंबर्स को सजा नहीं मिलेगी, कंपनी सजा मिलेगी, जो भी कंपनी करता रहेगा। तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया हमने, आपको डिस्कस कर लिया है, हो जाएगा। इसमें बताया गया अंदर इस केस लॉ में कि अगर कंपनी कोई अगर गड़बड़ कर रही है तो उसका मेंबर्स हमेशा शेयरहोल्डर सब प्रोटेक्ट रहेगा, बस यही फैसला आया था। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बता रहा है, द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर द कंपनी लॉ disregard the principle of corporate personality or the principle that the company is legal entity distinct and separate from its shareholder member। इसमें बताया गया, चीजों को समझाया गया, कंपनी क्या माना गया है, अलग माना गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, to determine the character of the company, that is the find out the whether company whether co-enemy or friend। in the law relating to the trading with the company with relating to the trading with the enemy where the test of control is adopted। The leading case in this point of view, this is जिसमें केस लॉ बना था, ये था डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स कंपनी। इसका केस था, if the public interest is not likely to be a jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate sale, but it may render the well for the ascertaining whether the company is an enemy company. It is true that unlike the natural person, the company does not have mind or consciousness, therefore it cannot be friend or foe। तो कंपनी तो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या लाइव पर्सन तो है नहीं, नेचुरल पर्सन की तरह से,
क्या वो खुद से सोच सकती है, समझ सकती है, क्या उसके पास दिमाग है, कोई माइंड है उसके पास? नहीं है। वो तो कंपनी को बस अलग कर दिया गया, उसको चलाया जाता है, उसके नाम का यूज किया जाता है। वो खुद से कभी सोच सकता नहीं है। ये तो बात तो सच सही, इट इज ट्रू दैट अनलाइक द नेचुरल पर्सन द कंपनी डज नॉट हैव माइंड। माइंड तो कंपनी के पास नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर नेचुरल पर्सन दरअसल उसके पास दिमाग तो है नहीं कंपनी के पास, क्योंकि वो सोच सके, देखो बी फ्रेंड, यानी कि वो फ्रेंड ऑफ हो नहीं सकता है। इट में however recognize that the enemy company if it is affair are under the control of the people of the enemy country. For this purpose, the court may examine the character of the persons who are really the help the affair of the company. यानी देखेगा अगर वो कंपनी कोई इनेमी चला रहा है, दुश्मन हमारा चला रहा है अगर, तो अब वो कंपनी दिमाग तो है नहीं, बस चल रहा है, तो उसका कंट्रोल अगर इनेमी हो जा रहा है तो कंपनी क्या कर दिया जाएगा? इनेमी बनाया जाएगा, उसको सुब्रत कहा जाएगा। कंपनी खुद से सोचती तो है नहीं, तो बहुत कर बंद कर दिया जाएगा। क्या गलत है? अब क्या बोलो, क्योंकि उसको अलग माना गया है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू